गुड इवनिंग एवरीवन। ने वैदिक केस को फिनिश कर लिया। वैदिक केस के बाद भारतीय समाज में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। दूसरी नगरीय क्रांति गौतम बुद्ध और उससे संबंधित जो समय है उसको कहते हैं। इसी दूसरी नगरीय क्रांति में लोहे की खोज होती है, महाजनपदों का विकास होता है, खासकर 16 महाजनपदों का विकास होता है। समर्पित कर दिया। हाँ, एक मिनट रुक जाओ जरा, स्लाइड अपलोड हो रही है। हाँ, गिल्ड सिस्टम भी इसका एक पार्ट है। गुड इवनिंग। ये क्रांति वास्तव में क्रांतिकारी थी। क्यों क्रांतिकारी थी? कई मामलों में। इस कालखंड में आर्थिक स्थिति, सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, व्यापार, सामाजिक संरचना, परंपराएं इत्यादि, ये सभी एक क्रांति से गुजरे। पहली बार राजवंशों का गठन हुआ, महाजनपदों का गठन हुआ। भारत में कानून व्यवस्था पहली बार निर्मित हुई। इसके पहले भारत में कानून नहीं होते थे। धर्मसूत्र बनने शुरू हुए। इसके पहले भारत में धर्मसूत्र नहीं लिखे गए। जैसे विष्णु धर्मसूत्र लिखा गया, इसी काल में, और इसमें लिखा जाता है कि 10 साल के ब्राह्मण 100 साल के क्षत्रिय से श्रेष्ठ है। वर्ण व्यवस्था शिथिल होती है इस काल में, और हम देखते हैं कि ब्राह्मण अनेक अनेक काम करने लगते हैं। जैसे गौतम बौद्ध धर्म की एक किताब है, उसका नाम है 10 जातक ब्राह्मण। 10 जातक ब्राह्मण में कहा गया है कि ब्राह्मण वैद्य भी हैं। ये जो टाइम पीरियड है वो है 600 से लेकर के 600 BC और उसके बाद। वैद्य, नौकर, गाड़ी हाँकने वाला, कर संग्रह करने वाला, भूमि खोदने वाला, फल मिठाई बेचने वाला, किसान, ये 10 प्रकार के ब्राह्मण का इसमें वर्णन है। तो हम देखते हैं कि वर्ण व्यवस्था वही नहीं रह गई महाजनपद काल तक आते आते। क्षत्रियों की स्थिति में सुधार होता है और ब्राह्मणों की स्थिति में गिरावट आती है। बुद्ध ने, गौतम बुद्ध का ये टाइम पीरियड है, बुद्ध ने शूद्रों को शूद्र नहीं कहा, बुद्ध ने शूद्रों को कहा अनार्य, यानी जो आर्य नहीं है। जबकि हमने ये देखा है कि कौटिल्य ने शूद्रों को आर्य कहा है, और बुद्ध ने शूद्रों को अनार्य कहा है। पाणिनि का भी यही टाइम पीरियड है। पाणिनि ने भी इस समय के बारे में काफी सूचना दी है। पाणिनि शूद्रों को 2 भागों में बांटते हैं। निर्वासित, जिनको शहर से बाहर निकाल दिया गया था, और अनिर्वासित, जो गांव में ही रहते थे। निर्वासित शूद्र कुछ ज्यादा ही थे, ज्यादा ही समाज से बहिष्कृत थे। इस काल में हम देखते हैं कि एक नई चीज का प्रवेश होता है भारत में, वो है जाति। अब वर्ण का स्वरूप जातियों ने ले लिया। आप में से कोई बता सकता है कि जाति का निर्धारण सर्वप्रथम किस महापुरुष ने किया?
जाति किसने बनाई? सबसे पहले जाति का निर्धारण किया था बौधायन ने। अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह, इन दोनों के आधार पर वर्ण संकर जो संतान पैदा होती थी उसे कहते थे जाति। तो एक तरह से हम देखते हैं कि जाति व्यवस्था आ गई है, शूद्रों की स्थिति में और गिरावट आई। जब जब शूद्रों की बात होती है तब तब स्त्रियों की भी बात होती है। गौतम बुद्ध ने स्त्रियों को अपने संघ में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। चुल्लवग्ग जातक एक पुस्तक है, चुल्लवग्ग जातक में साफ साफ गौतम बुद्ध के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने स्त्रियों को संघ प्रवेश में, अब ये प्रश्न आ सकता है आपको कि गौतम बुद्ध के स्त्री विरोधी विचार किस पुस्तक में मिलते हैं? चुल्लवग्ग जातक। अलग अलग धर्म और जाति, मतलब जितना भी दूर के वर्ण आपस में विवाह करेंगे उतना ही बच्चा जो पैदा होगा वो प्रतिभाशाली होगा, ये नियम है। जैसे जल शीतल होता है स्वभावतः, अग्नि गर्म होती है स्वभावतः, ये नियम है, इसी प्रकार ये भी नियम है। जो चीजें एक्सियोमेटिक हैं उनमें हम क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते, ऐसा है ही। चुल्लवग्ग जातक कहता है कि बुद्ध ने सबसे पहले स्त्रियों को प्रवेश देने से मना किया, बाद में उनको प्रवेश दिया, लेकिन साथ में 8 प्रकार के प्रतिबंध भी लगाए। इन 8 प्रतिबंधों का विवरण चुल्लवग्ग जातक देता है जो बुद्ध ने लगाए थे। कुछ और भी उदाहरण, स्त्रियों की स्थिति इस तरह से थोड़ी सी निम्न हुई। ऐसे ही कौशल के राजा थे प्रसेनजित, कौशल अयोध्या को कहते हैं। इनकी एक स्त्री का उदाहरण मिलता है, इनकी पत्नी थी, उनका नाम था उब्बीरी। इनकी छोटी बेटी मर गई थी तो ये शमशान में जाकर के रोती रहती थी। तो तथागत ने इनको उपदेश दिया, गौतम बुद्ध ने, और उपदेश देने के बाद ये शोक से मुक्त हुई और बाद में इन्होंने घोषणा किया कि मैं तथागत के उपदेश से शोक मुक्त हो गई। तो बुद्ध एक तरफ स्त्रियों को प्रतिबंध भी लगाते हैं, दूसरी तरफ उनका उद्धार भी करते हैं। अनुलोम और प्रतिलोम विवाह राजवंशों में भी होने लगे। जैसे कौशल के राजा प्रसेनजित के ही बारे में विवरण है कि इन्होंने श्रावस्ती में एक माला बनाने वाले की लड़की थी, उसका नाम था मल्लिका। मल्लिका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि माला बनाने वाले की वो लड़की थी। इसके साथ इन्होंने अनुलोम विवाह किया था। ऐसे ही वत्सराज उद्ययन के बारे में कहा जाता है कि अवंती कन्या वासवदत्ता के साथ गंधर्व विवाह किया था। लेकिन एक आश्चर्य की बात है कि सती प्रथा समाज में प्रचलित नहीं थी। यूनानी कहते हैं कि पंजाब में मात्र एक जाति है, इस जाति को कहते हैं कठ। सिर्फ उस समय कठ जाति में ही सती प्रथा प्रचलित थी। स्त्रियां अविवाहित भी रहती थी। और अविवाहित स्त्री के लिए पाणिनि ने शब्द प्रयोग किया है कुमार, हालांकि कुमार पुरुष के लिए किया जाता है। और कुछ स्त्रियां थी जो अपने मर्जी से पति को चुनती थी, उन्हें कहते थे पतिव्रता, पतिव्रता नहीं, पतिव्रता। तो इस तरह से हम देखते हैं किस तरह से सामाजिक व्यवस्था, जाति व्यवस्था, स्त्रियों की स्थिति, धर्म, कानून व्यवस्था, विवाह की स्थिति इस कालखंड में बदलती है। तो यहां तक बात समझ में आई। मैं ये व्याख्या कर रहा हूं इसको क्रांति क्यों कहते हैं। हर एक आयाम में क्रांति घटित हुई है। शिक्षा की बात करें, शिक्षा व्यवस्था में भी आमूलचूल रूपांतरण घटित हुआ है। यहां पे बौद्ध शिक्षा प्रणाली फल फूल रही थी। इसमें जो शिष्य होता था गुरु को कहते थे आचार्य। आचार्य से अपग्रेडेड वर्जन था उपाध्याय, और शिष्य को कहते थे सद्य विहारिक।
आचार्य पद के लिए 6 साल का अनुभव आवश्यक है, उपाध्याय के लिए 10 साल का अनुभव आवश्यक है। ऐसा ही था जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर। और इसमें बनारस और तक्षशिला, अभी लोहे पे आएंगे। लोहा के लिए ललाइत हो, पहले लोहा ही तो बिल्कुल कॉमन से फैक्ट है जो सभी जानते हैं। जब से आई हो क्लास में लोहा लोहा किए जा रही हो। लोहा इज द वेरी कॉमन फैक्ट। लोहा अभी आएगी, लोहा आएगा। पहले वो चीज सुन लीजिए जो कोई नहीं जानता, जो अनकॉमन है। वाराणसी संगीत शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है। और तक्षशिला ह्यूमैनिटीज, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, इसकी शिक्षा दी जाती थी। इसके साथ साथ 18 स्किल एजुकेशनल वोकेशनल कोर्सेज भी थे। 18 शिल्प तक्षशिला में सिखाए जाते थे। यूनान से भी तक्षशिला में विद्यार्थी पढ़ने आते थे। यूनान यानी वर्तमान ग्रीस। मिलिट्री साइंस की भी पढ़ाई होती थी तक्षशिला में। और महावज्ञ एक किताब है, बुद्ध किताब है। महावज्ञ बताता है कि जीवक ने 7 साल तक्षशिला में पेडियाट्रिशियन का कोर्स किया था। पेडियाट्रिक। और इस युग के प्रमुख सूत्रकार जिन्होंने समाज के नियम बनाए थे वो थे गौतम। बार बार जो गौतम का नाम सुनते हैं, बौधायन। बौधायन ने किस चीज का आविष्कार किया? और आपस्तंभ, जाति व्यवस्था। सर, जब स्वयंवर को आयोजन किया जाता था उस टाइम में, तो क्या उसमें सभी कास्ट के राजाओं को शामिल होने की अनुमति थी? जी नहीं, कास्ट पर आधारित नहीं था वो, राजा होना जरूरी था। जब अर्जुन स्वयंवर में द्रौपदी को जीत के लाए थे महाभारत में, उसमें अर्जुन ब्राह्मण थे। सूतपुत्र भी गया था स्वयंवर में, कर्ण। तो इनवाइट सभी करते थे। तो बाद में पता चला कि अर्जुन क्षत्रिय हैं, जो गए थे तो ब्राह्मण थे। जैसे अम्बेडकर जी ने भारत का संविधान लिखा है ना, वैसे उस जमाने का संविधान ये तीनों लिख रहे थे, गौतम, बौधायन और आपस्तंभ। हाँ, चाहे वो किसी कास्ट का हो, लेकिन चूंकि स्वयंवर था तो इट वाज दैट इज द चॉइस ऑफ द ब्राइड ग्रूम, ब्राइड। वो चाहे तो मना कर सकती है कि नो, जैसे मना कर दिया द्रौपदी ने कि हम शूद्र पुत्र से शादी नहीं करेंगे। कर्ण कुंती पुत्र थे, लेकिन कोई जानता, कर्ण खुद नहीं जानता था, बाद में पता चला। तो शिक्षा व्यवस्था में हम देखते हैं किस तरह से कुछ आमूलचूल रूपांतर है। अब आते हैं नगरीकरण पे, जिसको हम कहते हैं अर्बनाइजेशन। नगर शब्द पहली बार कहां पे मिलता है, किस ग्रंथ में? कोई बता सकता है? नगर शब्द का पहली बार उल्लेख हुआ है, इसको याद करो, तैत्रीय अरण्यक। तैत्रीय अरण्यक 1800 ईसा पूर्व तक तो हड़प्पा के ही नगर बने रहे। उसके बाद 1000 साल तक भारत में नगर बने ही नहीं। पॉलिएंड्री पांचाल की परंपरा थी। पांचाल एक गणराज्य था, वहां एक स्त्रियां कई पुरुषों से शादी करती थी, तो उनके लिए नॉर्मल सी बात थी। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में नगरों का मल्टीपल रीजन की वजह से प्रादुर्भाव होता है, और इसकी कुछ स्पेशल विशेषताएं हैं नगरीकरण की। सबसे बड़ी विशेषता तो है लोहा। लोहे की खोज ने बहुत प्रभावित किया। कैसे? लोहे की खोज ने दो चीजें सुलभ करा दी।
एक औजार जिससे जंगलों को काट करके उनकी जड़ों को जमीन से खोद करके खेती लायक जमीन तैयार की गई। दूसरा हथियार, दुश्मनों के सर काट करके उनको अपना गुलाम बना करके साम्राज्य तैयार किया गया। अब ये लोहा स्पेशली होता है झारखंड, बोकारो, टिस्को, जमशेदपुर वाले इलाके, भागलपुर के आसपास। तो इस इलाके का आधिपत्य जिसके पास था दैट वाज मगध। इसलिए मगध पहली बार साम्राज्य बन के निकला, क्योंकि जिसके पास लोहा था वो बेनिफिटेड हो गया और उसने बाकी जैसे अजातशत्रु बाकी साम्राज्य को हरा दिया। दूसरी विशेषता है NBPW, जिसको कहते हैं उत्तरी काले पॉलिस्टार मृदभांड। ये इस टाइम में पाए जाते हैं। NBPW के माध्यम से ही नॉर्दर्न ब्लैक पेंटेड वेयर के माध्यम से ही इस कालखंड को पहचाना जाता है। तीसरा, पहली बार भारत के इतिहास में मुद्रा का प्रयोग इस काल में होता है और उन्हें कहते हैं आहत मुद्राएं। और गंगा घाटी में खासकर इस इलाके में जो उपजाऊ जमीन थी, यहाँ पे शहर बसने शुरू हो गए। शहर बसने कैसे शुरू हो गए? जंगल जंगल चारों तरफ था। इन जंगलों ने इंसान को रहने के लिए जगह ही नहीं छोड़ी थी। अब पूरी दुनिया में जंगल फैले हैं चिड़ियों से। चिड़िया फलों को जब खाती हैं, दाना चुगती हैं, तो बीट करती हैं। जहां जहां चिड़ियों ने बीट किया वहां वहां ये जंगल पैदा हो गए और पूरी धरती पे आच्छादित कर लिया इन्होंने। जंगल के आसपास घर बना के तो रह सकते थे, लेकिन जंगल के आसपास खेती नहीं कर सकते थे। खेती इसलिए नहीं कर सकते थे क्योंकि इनकी जड़ें जो पेड़ों की होती हैं वो सारा पोषक तत्व तो खुद ही सोख लेती हैं। जो छोटे छोटे खेतों के पौधे निकलेंगे, अगर इनके आसपास इनको उगा भी दें तो उनको कुछ भी नहीं मिलेगा, पहला। दूसरा, सूर्य का प्रकाश। वृक्ष की छाया सूर्य का प्रकाश वहां तक पहुंचने नहीं देगी, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। तो चलो दराती से या हैंड एक्स से या पत्थर की कुल्हाड़ी से पेड़ तो काट लेते थे, लेकिन जड़ों को खोदना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था, क्योंकि तांबा कांसा वो खुद मुड़ जाते थे, जमीन नहीं खोद पाते थे। और जमीन को लकड़ी से खोदना संभव ही नहीं, पत्थर से खोदना संभव ही नहीं। लोहे ने जो फावड़ा दे दिया ना इनको, दैट फावड़ा वाज वेरी प्रीशियस इन्वेंशन इन दिस रिगार्ड। इस फावड़े ने जमीन की छाती चीर करके इन जड़ों को खत्म किया, फावड़ा और कुल्हाड़ी। और खेती लायक जमीन तैयार तैयार हुई। अब जनसंख्या इतनी ज्यादा नहीं थी। एक गांव है कोई छोटा सा, वहां पे बामुश्किल 500,000 लोग रहते थे। गांव के आसपास जब खेती योग्य जमीन तैयार हो गई तो वहां पे ये कृषि कार्य का आविर्भाव तो पहले से ही हो चुका था, मेहरगढ़, लहुरा देव। लेकिन जंगलों के कारण ये व्यापक नहीं बन पाया था। जंगलों की उपस्थिति इनको व्यापक नहीं बनने देती थी, और यही कारण था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक एज में लोग ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर और पशुपालन पर निर्भर थे, क्योंकि जंगलों की सफाई नहीं कर पाए थे। आग लगाते थे तो आग सालों साल बुझती ही नहीं थी। आग लगा देते थे जंगलों को काटने के लिए, जमीन के नीचे जो उसकी जड़ें हैं उनको दुनिया की कोई आग मिटा नहीं सकती। तो इस तरह से खेती जब इन्होंने शुरू किया तो इससे सरप्लस प्रोडक्शन शुरू, मतलब एक गांव को अगर खपत के लिए 1000 किलो अनाज की जरूरत है, जो कि बामुश्किल वो उपजाते थे, जंगलों को साफ करने के बाद ये 1 लाख किलो अनाज का प्रोडक्शन करने लगे। अब इनका कंजम्पशन जब 1000 में हो जाता है तो बाकी 99,000 इनके पास बच गया। अब ये जो 99,000 किलोग्राम अनाज बच गया, इसको क्या करेंगे? अधिशेष कहते हैं या सरप्लस कहते हैं। इसको बेच देंगे उनके पास जो जिनके पास अनाज नहीं है, अपने पास रखेंगे तो खराब हो जाएगा। अब इस वजह से शहर डेवलप हुए। शहरों में केवल यही काम किया जाता था कि फसलों को बेचा जाता था। तो व्यापारी किसानों से फसल खरीदता था, अपना लाभ लेता था। व्यापारी वहां पर सिर्फ बिचौलिया है, सरप्लस को बेचेगा। अब इस तरह से अचानक से इतनी समृद्धि बढ़ गई इतनी समृद्धि बढ़ गई, सोना चांदी, और फिर अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी होने लगा। ये जो अर्बनाइजेशन है ये बहुत बड़ी क्रांति है, और इस क्रांति का दारोमदार जाता है लोहे को। लोहे का फाल हलों में लगाया जाने लगा और इससे भी कृषि कार्य शुरू। पहले लकड़ी के फाल से कृषि कार्य होता था, हो भी नहीं पाता था। ये फाल जो हल के नीचे लगा रहता है लोहे का, इसको फाल कहते हैं। तो सबसे पहला लोहे का फाल कहां से मिला, कोई बता सकता है?
नहीं, उत्तर प्रदेश में एक जगह है एटा, वहां पर एक गांव है जखेड़ा, यहां से सबसे पहला लोहे का थाल मिला है। सफर कर रही हो, किस बात के लिए सफर कर रही हो, या ट्रेवलिंग कर रही हो, उसको सफर कह रही हो? तो ऐसे बोलो ना, सफर करना यानी दर्द सहना। इवन कौशाम्बी से भी लोहे का फाल मिला है। कौशाम्बी इलाहाबाद के आसपास वाला इलाका है। बहुत सारे लोहे के सामान मिले हैं, बसुला, चाकू, छुरी, कांटा, हंसिया, कील, कुल्हाड़ी। बौद्ध साहित्य, कोई बात नहीं, तुम ट्रेवलिंग कर लो। मिट्टी के हल से कहाँ कोई खेती कर रहा है? मिट्टी के हल के खिलौने कहीं कहीं मिले हैं बच्चों को खेलने के लिए। अब आसपास उनके पास हल ही दिखते थे तो हल उस तरह का खिलौना भी बनाते थे। बच्चे वही खेलते हैं जो बड़े करते हैं। बड़े हल चलाते हैं तो बच्चे हल खेलते हैं। आजकल के बड़े एरोप्लेन चलाते हैं तो बच्चे छोटा एरोप्लेन से खेलते हैं। विनय पिटक में लोहे की मेटलर्जी के बारे में साफ साफ लिखा हुआ है। विनय पिटक में लिखा है कि दिन भर गर्म करने के बाद जब फाल पानी में डाला जाता है तो वो कड़कड़ाता और सिसकाता है। पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा है। पाणिनि की अष्टाध्यायी में लोहे के लिए शब्द आता है भ्रष्टा या भस्ता, भस्म करने वाला। लोहे की धौकनी के लिए, धौकनी समझते हैं ना? धौकनी नहीं जानते? धौकनी इस प्रकार का होता है, हवा देने वाला पंप, और यहाँ एक पट्टी लगी होती है और ये पट्टी एक हैंडल से जुड़ी होती है और ये हैंडल लोहार के हाथ में होता है और यहाँ पे कोई। इसके साथ साथ इस समय एक और विधि का प्रयोग किया गया खेती में। रोपाई समझते हैं ना, रोपनी, रोपना धान के बीज को। ये रोपाई यहाँ से स्टार्ट होता है, सेकेंड अर्बन रिवॉल्यूशन से। धान और गन्ने की खेती गहरी जुताई द्वारा ही संभव हो पाया। जौ, 5 प्रकार के चावल, कृष्णा, ब्रीही, महाब्रीही, हायन, यवन, पष्टिक। जैन साहित्य में 4 प्रकार के चावल, रक्तशाली, कलमशाली, गंधशाली, महाशाली। कभी याद करे जो जमाना। पहले का इतना ज्यादा उल्लेख नहीं मिलता है। महाजनपद काल में ये पूरे गंगा की घाटी में चावल फैल गया पूरी तरह से। दीर्घ निकाय में ये बताया गया है कि राजतंत्र का उदय खेतों के झगड़े को सुलझाने के कारण हुआ। हाँ, पाणिनि ने इसके लिए प्रॉपर टर्मिनोलॉजी दी है। जैसे पाणिनि ने कहा है कि जिस धान को रोपा गया है उसके लिए उन्होंने शब्द दिया है शाली, शली, और जिस जमीन में यह धान रोपा जाता है उसे कहते हैं शालेय। पाणिनि ने और कहा है कि हल चलाने योग्य भूमि कहलाती है सुहली, और जो जमीन हल चलाने के लिए अयोग्य हो वो थी अहली। सुहली और अहली।
शहर बसने शुरू हो गए, गांव भी अलग अलग टाइप के बसने लगे। जैसे पाली ग्रंथों में गांव के कई भेद भेद बताए गए हैं। एक सामान्य गांव होता है जिसमें सभी जातियों के लोग बसते हैं। दूसरी कोटि का गांव आधा शहर होता है, आधा गांव होता है, उसे कहते हैं शिल्पी ग्राम। इन गांवों में बाजार हुआ करते थे, हाट बाजार। ये शहर भी नहीं थे, गांव थे, बीच के थे। तृतीय श्रेणी में आते हैं सीमांत गांव। जंगल से लगे देहातों की सीमा पर बसे होते थे, और इस गांव में शिकारी या बहेलिए ही रहते थे। इनको न खेती से मतलब है, न व्यापार से मतलब है। इनको आदर्श की तरह केवल शिकार से मतलब है। तो पाली साहित्य में किसानों को नाम बदल दिया गया। किसानों को कहा गया कर्षक। कर्षक यानी खेत जोतने वाला। कर्षण मतलब होता है खेत जुताई। छोटे जो किसान, बड़े किसान को कर्षक, छोटे किसान को कुटुंबिक। कुटुंब मतलब होता है परिवार। छोटे किसान को कहा गया कुटुंबिक। और बहुत धनी किसान, बहुत बड़ा किसान, उसको कहा गया गहपति। गृहपति से बना है, पाली भाषा में इसको कहते हैं गहपति। गहपति की तुलना कभी कभी चक्रवर्ती सम्राट से की जाती है। इतने अमीर हुआ करते थे। अनाथ पिंडिक, घोषित, मेंढक, ये सब गृहपति थे, प्रसिद्ध गृहपति, करोड़पति थे। तो ये गृहपति बहुत ही प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति होते थे, उद्योगपति टाइप्स। और इनके पास अकुत संपत्ति हुआ करती थी, खूब सारा इनके पास धन संपदा होता था। तो ये हम देखते हैं कि कृषि में आधारभूत अंतर आने से किस प्रकार समाज में अंतर आना शुरू हुआ। तो यहां तक बात समझ में आई। शुहली वो जमीन है जो हल से जोती जाती थी। अहली वो जमीन है पथरीली जिसमें हल नहीं चलती थी। शाली वो है जिसपे धान रोपा जाता था, रोपा जा सकने वाला धान। और शाले वो भूमि है जिसमें ये धान रोपा जाता था। तो कुछ नए फैक्ट्स आपको मिल रहे हैं इसमें कि सब पढ़ा हुआ है। इसीलिए शाम की क्लास में कहता हूं, लेकिन आधे लोग आए हैं, आधे लोग नहीं आए हैं। मानव को बीज का ऐसे पता चला कि नेचुरली कहीं धान या जौ या गेहूं उगे हुए थे, और उन्होंने उसको ऑब्जर्व किया। धान, अगर मैं तो छोटा था तो धान की बालियां खेतों में रहती थी ना, तो उसको हम क्या करते थे, ऐसे हाथ से नोचने में बड़ा मजा आता था। सारे दाने ऐसे सर करके आगे हाथ में आ जाते थे, और उसको मुंह में डाल लेते थे छिलके समेत। और कभी कभी वो अंदर जाके जहाँ पे जबड़े मिलते हैं ना, वहां धान खड़ा होकर के अटक जाता था। तो रोने लगते थे, मम्मी के पास जाते थे। मम्मी बड़ी मुश्किल से वहां उंगली डाल के निकालती थी। तो ये तो नेचुरल प्रक्रिया है। चावल कहीं मिल जाए वो निकला हुआ, तो चावल मुट्ठी में भर कर खाते रहते थे। गाँव में सुखाया जाता था। कभी कभी तो पेट खराब हो जाता था चावल खा खा के। कभी कभी लूज मोशन लग जाते हैं, ज्यादा चावल कच्चा खा लो तो जब हम ऐसा कर सकते हैं तो ये तो हमारे महापुरुष लोग तो करते ही होंगे। ओ काजल, धान ही नहीं देखा, कोई बात नहीं। जिन्होंने धान देखा उन्होंने ही कौन सा तीर मार लिया जो तुम नहीं मार पाई। काजल और सिमी दोनों धान देखने निकल पड़ो। तो उत्पादन ज्यादा होने लगा, उसकी वजह से बाजार पैदा हुए, और बाजार के आसपास कलाकार बसने लगे, शिल्पी बसने लगे, और उद्योग धंधे भी यहाँ विकसित होने शुरू हो गए। जैसे जातक ग्रंथों में 18 प्रकार के शिल्पियों का, क्राफ्टमैनशिप का उल्लेख है। 18 प्रकार के। बढ़ई जो लकड़ी का काम करता है ना, उसको कहा गया वर्धकी, बढ़ई को। धातु बनाने वाले को नाम मिलता है कम्मार, कुम्हार को कम्मार। पत्थर की वस्तु बनाने वाले को कुट्टक, मुझे लगता है पत्थर को कूटता होगा इसलिए कुट्टक। मध्यम निकाय में
एक विशेष प्रकार के गांव का उल्लेख है। उस गांव को ही कहा जाता था महाबड्डकी। महाबड्डकी गांव। इसमें खास बात क्या थी, यहां फर्नीचर बनाए जाते थे, बस फर्नीचर और समुद्री जहाज लकड़ी से। महाबड्डकी गांव का नाम के कहां पे उल्लिखित है? मध्यम निकाय। इसी तरह से एक और गांव का नाम उल्लिखित है कम्मार गांव। कम्मार ग्राम में जुलाहों का, कपड़ा बनाने वालों का 1,000 परिवारों का उल्लेख मिलता है। जुलाहों का एक पूरा का पूरा मोहल्ला था। इस मोहल्ले को कहते थे तंतुवाय धान। तंतु का मतलब होता है धागा, तंतुवाय धान। बर्तन बनाने वाले कुम्हारों के 500 दुकानों का, व्यापार की अपनी अपनी स्ट्रीट्स होती थी। इन स्ट्रीट्स को कहते थे वीथियां, गलियां, लंबी लंबी। मतलब व्यवसाय के आधार पे गांव थे। जैसे विनय पिटक में एक गांव का नाम मिलता है आरामिक गांव, मध्यम निकाय में ही है कुम्हार गांव का। आरामिक गांव बगीचे की रखवाली करने वालों का गांव था। लोनकार गांव नमक बनाने वालों का गांव था। संयुक्त निकाय में एक बहुत ही स्पेशल गांव का उल्लेख है, पंचशाला गांव। पंचशाला गांव ने वो काम किया जो कोई सोच भी नहीं सकता करने को, कोई अनुमान तक नहीं लगा सकता। ये ब्राह्मणों का गांव था। पंचशाला गांव ने भगवान बुद्ध को भिक्षा देने से मना कर दिया। अब ऐसा कोई अनुमान लगा सकता है कि भगवान बीच को भिक्षा ही ना दो? वस्त्र रंगने वाले रंगरेज, माला बनाने वाले माली मालाकार, परफ्यूम बनाने वाले गंधिक, बांस की टोकरियां बनाने वाले नलकर, धातु निर्माण करने वाले कम्मार, ये सभी व्यवसायी इसी काल में, महाजनपद काल में ही पैदा होते हैं। कुछ और भी थे जिन्हें हीन शिल्प कहा गया। बुद्ध ने कहा हीन शिल्प यानी हीन शिल्प, गंदा काम, जैसे शिकारी, मछुए, बूचड़ खाना, सपेरा, गायक, नर्तक, नायक, जौहरी, इनको हीन शिल्प में रखा गया है। नहीं, भगवान ने कहा कि कलयुग में एक लड़की अनमोल होगी, उसको इसका दंड मिलेगा, जो कहेगी वो पूरा नहीं होगा। गाने और नाचने में अच्छाई भी है, बुराई भी है। गीत और नृत्य अगर परमात्मा के लिए गाया जाए तो भक्ति है। गीत और नृत्य अगर लोगों को मनोरंजन के लिए गाया जाए तो वो वासना की सेवा में, हाँ, होगा। तो जो भी वासना की सेवा में हो गलत। तो इस तरह से हम देखते हैं कि विभिन्न पेशा पैदा होता है बुद्ध काल में। तो उत्तर वैदिक काल में जो श्रेणी था ना, श्रेणी तो था उत्तर वैदिक काल में व्यापारियों का धर्म, मतलब व्यापारियों का समूह। श्रेणियों के कई पार्ट हुए, कई अलग अलग तरह की श्रेणियां बनी। संघ, फूग और गण। नाइनटी के गानों के साथ, वेरी गुड। अरे भजन सुना करो। ऐसी प्रीत करो मन मेरे, सात प्रहर प्रभु जानम मेरे। विभिन्न व्यवसायियों के अपने अपने संगठनों को तो श्रेणी कहा जाता था, लेकिन ये एक ही प्रकार के व्यवसाय होते थे। जैसे कुम्हारों की अलग श्रेणी, सुनारों की अलग श्रेणी। मध्यकाल में यूरोप में जो गिल्ड है, ये उनसे इनकी तुलना की जा सकती है। जातकों में शिल्पियों के 18 श्रेणियों का उल्लेख मिलता है। श्रेणी का जो प्रमुख है, हेड है, उसे कहते थे श्रेष्ठिन। पाली ग्रंथों में इसे कहा गया है शक्ति।
सट्ठी, आज भी सट्ठी होते हैं। बौद्ध काल में इन्हें कहा जाता था जेथक, ज्येष्ठक से बना है। और एक से ज्यादा श्रेणियां होती थी, कई श्रेणियां हैं, ये श्रेणी, 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 ये श्रेणी। इन सारे श्रेणियों का जो प्रधान होता था उसे कहते थे सार्थवाह। ये सारी श्रेणियों का प्रधान है। श्रेणियों को परामर्श देने के लिए एक सभा होती थी। कभी कभी इन श्रेणियों का पद अनुवांशिक भी होता था। सेठ जी का बेटा सेठ, सार्थवाह का बेटा सार्थवाह, कभी कभी होता था। श्रेणियां बैंक का भी काम करती थी और मापदंडों का निर्धारण करती थी, माप तौल, वस्तुओं का मूल्य, मजदूरी, अपने सदस्यों का सामाजिक जीवन, उसका ख्याल रखती थी। इनकी अपनी ध्वज पताका होती थी, अपना झंडा होता था, और तो और इनकी अपनी सेना भी होती थी, जिनके बल पे इनके कार्यों में कोई हस्तक्षेप करता था तो उनका विरोध करती थी। इनका एक अपना संविधान होता था, इसे कहते थे श्रेणी धर्म। हर किसी का अलग ध्वज था और इस श्रेणी धर्म को राज्य भी अप्रूव करता था, अप्रूव्ड बाय स्टेट। ऐसा नहीं कि अपने मन का किताब लिख लिया, संविधान बनाते थे, राजा से अप्रूवल लेते थे। और तो और राजा तो अप्रूवल दिया, गौतम बुद्ध ने क्या नियम बना दिया, कोई भी महिला अगर बौद्ध संघ की सदस्यता के लिए आती है तो उसे 2 जगह से अप्रूवल लेना पड़ेगा, एक अपने पति से और दूसरा श्रेणी से, डबल अप्रूवल चाहिए। इस तरह से बुद्ध ने भी काफी रिस्पेक्ट दिया श्रेणियों को। कभी कभी ये श्रेणी आपस में लड़ जाते थे, एकता नहीं रहती थी, तो इनके अंदर सामंजस्य स्थापित करने के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी, भंडारगारिक। इसका काम था कि श्रेणियों को आपस में लड़ने ना देना। हर नगर की अपनी श्रेणियां होती थी। जो बड़े नगर की श्रेणी होती थी, जैसे छोटे नगर की श्रेणी का प्रधान था श्रेष्ठिन, ऐसे ही बड़े नगर की श्रेणी का प्रधान था महाश्रेष्ठिन। अनाथ पिंडिक का नाम सुना होगा, अनाथ पिंडिक सुना है नाम? ये श्रावस्ती का श्रेष्ठी था ये। और एक और था घोषक, ये कौशाम्बी का श्रेष्ठिन था। महाश्रेष्ठी थे दोनों, श्रेष्ठी नहीं महाश्रेष्ठी। तो व्यवसाय हम देखते हैं कि अनुवांशिक हो गए थे, व्यापारिक मार्ग खुल गए। एक उल्लेख है कि राजगिरी की जब गौतम बुद्ध यात्रा कर रहे थे तो इनकी भेंट एक सौदागर से हुई, उसका नाम था बिचथा। वो 500 गाड़ियां, बैलगाड़ियों में चीनी के सीरे से भरे हुए घड़े को लाद करके ले जा रहा था। जो व्यापारियों का कारवा होता था ना, उसका नेता था सार्थवाह। तो पाली ग्रंथों में 5 प्रकार के सार्थवाहों का उल्लेख मिलता है, भंडी, बहलिका, भारवह, औदारिका और कार्याटिका। तो इनका जो कारवा होता था, कारवा में एक और अधिकारी होता था, उसे कहते थे थल नियामक। ये कौवा पालता था और कौवे के माध्यम से दिशा निर्देश देता था, मार्गदर्शन देता था। भावी खतरों से व्यापारियों को सचेत भी करता था। व्यापार की वृद्धि के लिए एक पूजा की जाती थी, उस पूजा का नाम था पांड्य सिद्धि, पांड्य सिद्धि संस्कार। और इसमें सोम नाम के देवता की पूजा की जाती थी।
मिस्टर निरंकार, इस प्रश्न का उत्तर मैं दे चुका हूं 1000 बार। कोई है क्लास में जिसको पता है जिसमें मैंने उत्तर दिया था? कई बार। तो इसके लिए आपको हमारे पुराने क्लासेस देखने पड़ेंगे। तो इंजीनियर मत बन। और अंतिम में वो मान जाता है। तो उसी तरह से बुद्ध ने कहा है कि जो उनकी साधना है, बौद्ध धर्म की साधना है, वो पुरुष चित्त की साधना, पुरुष चित्त की, मर्द की साधना है। औरत उस साधना को करेगी तो कहीं पहुंचेगी नहीं। स्त्री चित्त की साधना भक्ति मार्ग की साधना होती है। बुद्ध की साधना में भक्ति मार्ग नहीं था। तो रणछोड़ दास, श्यामल दास चांचड़ की तरह उन्होंने भी कहा कि स्त्रियां इसमें ना आए, वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बने, इंजीनियरिंग ना करें। बुद्ध की साधना वाज इंजीनियरिंग। समझ गए? ये स्त्रियों के प्रति भेदभाव नहीं था इसका। अच्छा, एक नया सिस्टम शुरू हुआ, चूंकि व्यापार शुरू हुआ तो कार्मा भी शुरू हो गया, कस्टम भी शुरू हो गया। कस्टम समझते हो ना? कस्टम ड्यूटीज। एक राज्य से दूसरे राज्य में जब व्यापारी जाते हैं तो चुंगी देते हैं, टोल टैक्स। तो यहाँ पे कस्टम अधिकारी भी नियुक्त होने लगे, इन्हें कहा गया कम्मिक। व्यापारी और भिक्षु एक राज्य से दूसरे राज्य पे यात्राएं किया करते थे। अब यात्राएं ये पैदल भी किया करते थे और साथ साथ बैलगाड़ी से भी किया करते थे। तो नेचुरली सुरक्षा की आवश्यकता थी। बिना सुरक्षा के यात्रा कैसे करेंगे? तो इनको सुरक्षा की जिम्मेदारी देने के लिए राजा की तरफ से एक सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया जाता था। इन्हें कहा जाता था राजभट्ट। सन्यासी को मैंने व्यापारी नहीं कहा। सन्यासी टोल तो नहीं देंगे, लेकिन सुरक्षा की जरूरत तो है ना उसको, खासकर तुम्हारे जैसे लोगों से। विनय पिटक में वस्त्र निर्माण का पूरा अध्याय मिलता है। अंगुली माल को अंगुली चाहिए था ना। लुटेरों की जरूरत भी अलग अलग होती है। और अंगुली माल तो लूट ही लेगा, मार डालेगा सन्यासियों को। विनय पिटक में कहा गया है कि भिक्षुओं को 68 प्रकार के वस्त्रों को पहनने की अनुमति थी। समुद्री व्यापार भी शुरू हो गया था, आंतरिक बाह्य व्यापार। इसी काल में चुंगी जो वसूल करने वाले अधिकारी थे उन्हें कहते थे शॉलकिक या शुल्काध्यक्ष। अब व्यापार में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है। कम्मिक था कस्टम अधिकारी, कस्टम टोल टैक्स। कस्टम इज डिफरेंट। तो यहां तक आप लोगों को बात समझ में आई। ये द्वितीय नगरी क्रांति को मैंने द्वितीय नगरी क्रांति क्यों कहा? हाँ, अब प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए, कस्टम ड्यूटी होती है। कस्टम क्या होता है? जैसे आप एक सामान ले जा रहे हो, ठीक है, तो एक सीमा से, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य पर सामान आप ले जाओगे तो उस सामान पे एक्साइज ड्यूटी लगती है। एक्साइज ड्यूटी, दैट एक्साइज ड्यूटी इज लेविड फ्रॉम कस्टम डिपार्टमेंट, लेविड बाय कस्टम डिपार्टमेंट। टोल टैक्स लेता है शॉलकिक और एक्साइज ड्यूटी लेता है, क्या नाम है, कम्मा, क्या नाम बताया? कम्मिक। हाँ, एक्साइज ड्यूटी इज डिफरेंट, कस्टम टोल टैक्स इज डिफरेंट। श्रेणी व्यापारी को सस्ता का कहते थे। श्रेणियों के पास न्यायिक अधिकार भी होते थे। भंडारगारिक श्रेणियों का प्रधान होता था। सार्थवाद के अंतर्गत श्रेणियां बैंकिंग व्यवस्था का कार्य करती थी। इनमें क्या सही है? विचार करके बताना, ऐसे ही मत मार देना धड़ाका।
ये बात सही है, ये बात सही है। भंडारगारिक श्रेणियों का प्रधान, श्रेणियों का प्रधान क्या होता था? सार्थवाह। और सार्थवाह के अंतर्गत श्रेणियां बैंकिंग व्यवस्था काम नहीं करती थी। किसके अंतर्गत करती थी? श्रेणियों के अंतर्गत ही करती थी, किसी के अंतर्गत, सार्थवाह किसी अधिकारी के अंतर्गत नहीं करती थी। अब हम पढ़ेंगे आहत मुद्राओं के बारे में। पहली बार मुद्रा व्यवस्था भी, ये भी क्रांति थी। अभी तक भारत में मुद्रा व्यवस्था नहीं थी, मुद्रा का जन्म ही नहीं हुआ था। ये सब स्लाइड में लिखा हुआ है, मैं चाहूं तो आपको स्लाइड भी पढ़ सकता हूं, या लिख लिख के पढ़ूं, क्या करूं बताओ? सन्यासी जीवन मरण से उबर चुके हैं, ये बात सही है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि छत से कूद जाए, या इसका अर्थ ये नहीं है कि अपनी सुरक्षा न करें, या इसका अर्थ ये नहीं है कि बैल के सामने जाके बोले कि आ बैल मुझे मार, या नाग नागिन के बीच में जाके नागिन डांस करने लगे। सन्यासी का अर्थ ये नहीं होता है। सन्यासी के लिए तो ये शरीर परमात्मा का मंदिर है, और संवेदनशील हो गया है वो, और वो सुरक्षा की ज्यादा चिंता करेगा। आयुर्वेद और योग और अष्टांग योग और ये अष्टांग हृदय और ये च्यवन ऋषि पतंजलि, ये लोग सन्यासी हैं जिन्होंने शरीर की सुरक्षा और शरीर को सौष्ठव देने के विज्ञान दिए। ये सांसारिक पुरुष नहीं है। एक सन्यासी जितना शरीर की चिंता करता है, इसलिए नहीं कि वो मौत से डरता, नहीं, इसलिए कि ये परमात्मा का मंदिर है। हमारे अंदर परमात्मा का एक अंश है जिसे आत्मा कहते हैं, और आत्मा सत्य, शिव और सुंदर है, इसलिए सुरक्षा करते हैं। एक और जगत है जो वासना का जगत नहीं है, ज्ञान का जगत है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि गौतम बुद्ध के जो सारे भिक्षु हैं, सारे इनलाइटेंड नहीं हो गए हैं। कुछ लोग मार्ग में, कुछ लोग रास्ते में। समझ गया? आदित्य की तरह लिखा करो, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान लेने का तरीका सीखो बालक। लिख देते हो यस, वो भी पूरा नहीं लिखते हो। वाई यस। आदित्य देखो कैसे ग्रेटिट्यूड देता है। बी ग्रेटफुल। तो हड़प्पा काल में हम देखते हैं कि विनिमय का माध्यम अनाज था, और वैदिक काल में विनिमय का माध्यम है गाय। वैदिक काल में विनिमय का माध्यम गाय है, मुख्यतः गाय ही यूज करते थे, साथ साथ निष्क का भी यूज करते थे। निष्क जानते हैं आप लोग? गले में जो हार पहना जाता है, कंठाहार। ये दो चीज विनिमय के माध्यम के रूप में यूज करते थे। तो वैदिक काल में ही हम देखते हैं कि स्वर्ण को सर्वाधिक मूल्य दिया गया। उदाहरण के लिए तैत्तिरीय ब्राह्मण में राजसूय यज्ञ के अवसर पर रथ दौड़ में भाग लेने वालों को एक कृष्णल पुरस्कार दिए जाने का उल्लेख है। कृष्णल वो बीज है जिसे आगे चलकर के कहा गया गुंजा या रक्तिका। रत्ती, रत्ती भी कहते हैं इसको ना। अब धातु को अगर विनिमय का माध्यम बना दें, धातु सोना चांदी, तो उसमें सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हर समय आपको तराजू लेकर चलना पड़ेगा। तौल तौल के ही ना दोगे, हर समय तराजू रखो। अब इस कठिनाई को दूर करने के लिए कल्पना की गई क्वाइंस की। ये कल्पना वैदिक काल में ही शुरू हो गई थी। वो भी गोल आकार के धातु की, जो चुभे ना, पॉकेट में रखे रहो, कहीं बैठे बस वही काट दे रहा है। अब धातु हम ऐसे कैसे बना दें, इसकी कोई पहचान होनी चाहिए। तो इस पर चिन्ह अंकित करने की कल्पना की गई, और इसी तरह से सिक्के का जन्म हुआ।
सिक्का वह धातु था जिस पर कोई पर्टिकुलर राजकीय चिन्ह अंकित किया गया, और इस सिक्के से व्यापार में क्रांति आ गई। सिक्का किसी राजवंश ने नहीं चलाया, सिक्का चलाया सबसे पहले श्रेणी ने। श्रेणी क्या होती है मैं आपको बता चुका हूं, और श्रेणी इस पर अपना मुहर मारते थे। अब सिक्कों का मूल्य क्या रखा जाए? सिक्के का वही मूल्य रखा जाएगा जो श्रेणी के रेपुटेशन पे निर्भर करता था। सिक्के का मूल्य, रेपुटेशन को व्यापारिक भाषा में कहते हैं साख, ब्रांड नेम। लेकिन व्यापारी अपना ब्रांड नेम कैसे बनाते हैं? ईमानदारी से ब्रांड नेम बनाने में सदियों लग जाता है। तो व्यापारियों ने यह सिक्का बनाने का काम दे दिया राज्य को कि हमारे लिए आप ये काम कर लीजिए, क्योंकि ये पद प्रतिष्ठा, साख, रेपुटेशन, ये सब हमारे डिपार्टमेंट में बड़ा मुश्किल काम है। इस तरह से जो श्रेणियों द्वारा ठप्पा लगाई गई मुद्राएं बनी, ठप्पा यानी मारना, पीटना, ठोकना, ठोको, ठुकी ठुकाएं जो मुद्राएं हैं, आहत, इन्हें कहा गया आहत। आहत मनी पीटी हुई, जिन पर मुहर मारा गया है। और यह शुरू होता है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। इनको उस जमाने में आहत नहीं कहा जाता था, इनको कहा जाता था लांछित, लांछित धातु, जिसपे लांछन लग गया हो, कोई चिन्ह लग गया हो। और पहला उल्लेख आहत मुद्राओं या लांछित धातु का मिलता है पाणिनि की अष्टाध्यायी में। पाणिनि साफ साफ लिखते हैं संस्कृत में कि उन दिनों सिक्कों को ठोक कर बनाया जाता था, और उन जमाने के सिक्कों के नाम भी लिखते हैं, नैशिस्कम, द्विनैशिस्कम, त्रिनैशिस्कम, नैश के शतिक, नैश के शासिक। ये सब वैदिक साहित्य में इनका नाम मिलता है। जो निष्क, द्वैनैशिस्कम यानी 2 निष्क, त्रिनैशिस्कम यानी 3 निष्क, नैश के शतिक यानी 100 निष्क। इस तरह से पहले आहत मुद्राएं हैं। बाद में इनको कहा जाने लगा शतमान। पाणिनि सिक्कों को एक और नाम देते हैं रूप। जो आज रुपया शब्द आप सुनते हो ना, ये इसी पाणिनि के रूप शब्द का ही अपभ्रंश है। आहत और लांछित और रूप, ये तीनों नाम पाणिनि ने दिया है। कौटिल्य बाद में सिक्कों को जांचने वाले अधिकारी को कहते हैं रूप दर्शक। ये नाम शायद आपने सुना होगा। और अर्थशास्त्र में ऐसे भी व्यक्ति का उल्लेख है जो जाली सिक्का बनाता था। तो जाली सिक्का बनाने वाले को कहते थे कूट रूपकार। अर्थशास्त्र में ये वर्णित मुद्रा परीक्षक, रूप दर्शक। पाणिनि ने सिक्के बनाने के तरीके का भी विस्तृत वर्णन किया अष्टाध्यायी में। क्या कहते हैं? धातु को पहले मूस और धौंकनी में रख करके गलाया जाता है और नमक से उसको साफ किया जाता है। इसके बाद धातु को निहाई पर रख करके हथौड़े से पीटा जाता है। बाद में कतरनी से उसके टुकड़े बनाए जाते थे और अंत में इन टुकड़ों पर ठप्पे से छाप लगाई जाती थी। तो इससे बात तो पक्की है कि सिक्के बनाने के लिए सांचे का भी आविष्कार नहीं हुआ था, जिसमें सिक्कों को ढाल करके हम बनाते हैं। तो इसीलिए इसको आहत मुद्रा नाम दिया गया, या इस पर पंचमार्क जो ठप्पा है उसमें इसमें पंच कहते हैं, पंच मारना। तो इसको कहा गया पंचमार्क, मार्क का निशान, पंच का निशान, पंचमार्क। तो ये गोली नहीं होती थी, गोल भी होती थी, चौकोर भी होती थी, अंडाकार भी होती थी, बेलनाकार भी होती थी। चांदी, बहुत सारा चांदी और थोड़ा सा तांबा, ये मिला करके इनको बनाया जाता था। इसमें लेख नहीं होते थे, बस प्रतीक होते थे। पर्वत, वृक्ष, पशु, पक्षी, सांप, मानव, पुष्प, ज्यामितीय आकृतियां, यानी लगभग इन जो प्रारंभिक आहत मुद्राएं मिली हैं इनमें 500 से ज्यादा प्रतीक चिन्ह पाए गए। सबसे ज्यादा सूर्य का अंकन था इस पर, अर्धचंद्र, बैल, ये भी अंकित थे। तो एक ही पार्ट पे अंकित करते थे, चित्त एक पार्ट को नहीं अंकित करते थे, पट साधा रहता था। तो उस पर जो चिन्ह लगे ना विभिन्न प्रकार के, उनसे देख करके पता लगाया जा सकता है कि ये किस इलाके के आहत मुद्राएं, किस गांव का, किस नगर का, किस श्रेणी का,
ये सारा कुछ उसको देखने मात्र से ही बताया जा सकता है। कल 12 बजे जो आपकी क्लास होगी ना, वो इन्हीं सिक्कों का इतिहास है। प्राचीन भारतीय इतिहास में सिक्के, सिर्फ अभी एंशिएंट का ही डिस्कस करेंगे। 12 बजे शुरू से लेकर के अंत तक प्राचीन। क्लास में 30 लोगों से भी कम है। राजवंशों का उदय हुआ, ये भी हम आगे बात करेंगे कैसे हुआ, और गणतंत्र भी उदित होते हैं। ये दोनों बातें सही हैं, लेकिन ये दोनों बातें एक दूसरे से अलग है, मतलब एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं करती हैं, वो मुझे पता चल जाता है। चलिए इस सत्र को यहीं पे विराम देते हैं, मिलते हैं कल 12 बजे। तब तक सभी को बाय बाय। लिंक मैं भी शेयर कर दूंगा, एनरोल कर लीजिएगा।